यहाँ पर हम जो बात करें ऑर्निथोफिली है, ठीक है। ऑर्निथोफिली का मतलब है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो बर्ड्स कर रहे हैं। बर्ड्स जो है ये यहाँ पे पॉलिनेशन कराने का काम करेंगे। अब यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, इट इज द मोड ऑफ एलोगेमी परफॉर्म्ड बाई। अब यहाँ पे आपके दिमाग में जो क्वेश्चन अराइज होगा दैट इज व्हाट इज एलोगेमी, ठीक है, परफॉर्म्ड बाई बर्ड्स, ठीक है। तो मैं एक नोट का पेज ले रही हूँ एक्स्ट्रा और मैं उसमें एलोगेमी लिख देती हूँ, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी बन जाता है। ओके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एलोगेमी, ठीक है। अब ये जो एलोगेमी है ये हो गया यहाँ पे कि कुल मिला के हो क्या रहा है कि अगर कोई फ्लावर है, अगर कहीं पे भी कोई फ्लावर है जो आपको दिख रहा है, तो ये फ्लावर क्या कर रहा है, इसके पास अपना एंथर फिलामेंट होगा तो इसमें पॉलिन ग्रेन भी होगा, ठीक है। मतलब ये एंथर है तो पॉलिन ग्रेन को रिलीज करेगा, ठीक है। और दूसरा फ्लावर है तो इसके पास जो स्टिग्मा यहाँ पे प्रेजेंट है ये पॉलिन ग्रेन यहाँ पे लैंड करेगा। तो कुल मिला के ये किस सेंस में आता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन के सेंस में आता है। किसमें आता है? क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के सेंस में आता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको इन शॉर्ट कि एलोगेमी is the process of allogamy is the process of cross fertilizing, process of cross फर्टिलाइजेशन। fertilizing, hmm, fertilization, ये गारंटी हो जाती है। अब एक ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है अपना, ठीक है। कॉमन सेंस ये लगाना है बर्ड है और एक यहाँ पे ऐसा फ्लावर है, अगर हम एक ऐसा फ्लावर बना रहे हैं यहाँ पे जिसको हम गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये जो स्टिग्मा है और यहाँ पे क्या है जो पॉलिन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज हुए वो पॉलिन ग्रेन्स इस एंथर से इसी स्टिग्मा पे लैंड करने की गारंटी है, हमने गारंटी दे दी है, ठीक है। थोड़ा सा भी हवा बही कुछ भी हुआ तो ये पॉलिन ग्रेन यहाँ से लैंड करके यहाँ चले गए। तो क्या वहां पे हमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। नो मैम। तो जिसकी वजह से फर्स्ट पॉइंट जो है वो मेंशन करने की हम लोगों को जरूरत हो जाती है, इट इज द मोड ऑफ एलोगेमी परफॉर्म्ड बाय बर्ड्स, ठीक है। ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर दिस, दे यूजुअली हैव स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बीक। अब क्वेश्चन ये है साइज क्या है? छोटा है। मैम क्रॉस पॉलिनेशन के ही उसको दूसरा नाम है एलोगेमी, उसको ही हाँ एलोगेमी। हाँ हाँ, ये समझ सकते हैं, ठीक है। बस जहाँ पे एलोगेमी आएगा ना, जहाँ पे क्या आएगा, एलोगेमी आएगा, तो एलोगेमी में ना हम लोग पॉलिनेशन के साथ साथ क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को भी इन्वॉल्व करते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक ओके। है। अब देखिए यहाँ पे जो बर्ड्स हैं ये कैसे होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। इनका जो ये बीक है ना, जैसे यहाँ पे एक बर्ड नजर आ रही है ये, इनका जो बीक है वो काफी लंबा होता है। रीजन क्या है? नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए, मतलब इसका फ्लावर का जो सैप हुआ दैट इज नेक्टर। ये क्या हो गया, सैप जो है इसका नेक्टर हो गया। तो इसको भी बर्ड्स को भी क्या है, चाहिए नेक्टर चाहिए, ठीक है। एग्जांपल्स मैं बताती हूँ आपको, उसके पहले फटाफट हम लोग ऐसे फ्लावर्स के फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं, कितने भी फ्लावर्स आप चाहे देखिए कहीं पे भी, उन सारे फ्लावर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो सारे सारे फ्लावर्स जो है वो ब्राइट कलर्ड होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, और जितने भी फ्लावर्स हैं सब कुछ न कुछ अट्रैक्टिव अपने साथ
अपीयरेंस रखते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको बताए जा रहे हैं, दैट इज रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। क्या पर्पल नहीं लिख सकते हम, यहाँ पे लिख सकते हैं पिंक, पिंक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक जो है वो कलर्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक है। देन देखिए, जो फ्लावर पार्ट्स हैं या फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो कॉमनली कैसे होते हैं, लेदरी होते हैं, मतलब थिक होगा। जो फ्लावर्स होंगे ना वो थिक होगा। और अभी जैसे मैंने ये नेक्टर की बात करी ना, यहाँ पे ये नेक्टर होगा इसके पास। अब हो गया मेरा। तो ऑर्निथोफिलस जो फ्लावर्स हैं, मतलब वैसे फ्लावर जिनका पॉलिनेशन कोई बर्ड कराती है। ऑर्निथोफिलस जो फ्लावर्स हैं उनके पास एबंडेंस में नेक्टर सिक्रीट होता है। अब ये बर्ड जो है ऐसा तो है नहीं कि इंसेक्ट की तरह कोई छोटी मोटी चीज है कि थोड़ा सा नेक्टर दिया आपने तो काम चल जाएगा इसका, नहीं। यस मैम। इसको क्या चाहिए, बहुत एबंडेंस में नेक्टर चाहिए। बहुत एबंडेंस में क्या चाहिए इसको, नेक्टर चाहिए, ठीक है। और जो सेंट या फ्रेग्रेंस है उसकी कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, वो एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे क्या है आपके पास फीचर्स हैं। इसको फटाफट अगर आप चाहे तो शॉर्ट में नोट कर सकते हैं। और इधर मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, रुक जाएगा अभी सब मैं हटा देती हूँ। स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए। हो गया मैम, हो गया। है ना, चलिए एग्जाम्पल्स पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ऑलरेडी है हमारे पास और एग्जाम्पल इसमें लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। एग्जाम्पल जो है, जैसे एक है ये फ्लावर जिसका बना हुआ है, मतलब फ्लावर जिस प्लांट का है, दैट इज रेड कोरल, रेड कोरल ट्री, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए कॉमा डाल के, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन। और एक को कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है बॉटल ब्रश। अब मोस्टली होता ये है ना कि ये फ्लावर्स जो है इन्फ्लोरेसेंस वाले कभी कभी होते हैं ऐसे। तो इन्फ्लोरेसेंस वाले होने की वजह से क्या होता है, जैसे हम लोग घर में बॉटल को क्लीन करने वाला ब्रश यूज करते हैं ना, बच्चों का जो बॉटल होता है, तो उनका Yes, ma'am. अपीयरेंस इसी तरीके से होता है ना। उसकी वजह से उसका कॉमन नेम क्या दे दिया गया यहाँ पे, बॉटल ब्रश। कॉमन नेम दैट इज बॉटल ब्रश। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करेंगे, इसके फटाफट क्वेश्चन सुन लीजिए कुछ। क्वेश्चन होती जाती है फटाफट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। मैम एक मिनट, हाँ क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे भेज दिया करिएगा ना, अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा सा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं इसी का ही टाइप करके भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत तो। चला ओके जाता मैम। है। हाँ जैसे भी प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, ठीक है। हाँ। कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑर्निथोफिली, तो आंसर होगा पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। पॉलिनेशन जब बर्ड्स कराएंगे दैट इज ऑर्निथोफिली, ठीक है। गिव अ Yes, टर्म, ma'am. अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, गिव अ टर्म फॉर पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, तो हो जाएगा ऑर्निथोफिली, ठीक है। बर्ड्स की क्या खासियत है, जो वो बर्ड्स है उनका जो बीक है वो, उनकी जो चोंच होती है वो लंबी होगी, ठीक है। उनका Yes, साइज ma'am. खुद भी क्या होता है, छोटा होता है। हमिंग बर्ड वगैरह जो है वो सब भी ऑर्निथोफिली करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स जब हम लोग देखते हैं किसका, फ्लावर्स का, यहाँ पे बर्ड्स का था और यहाँ से यहाँ तक जो फीचर्स हैं फ्लावर्स के हैं। फ्लावर्स कैसे होंगे, अट्रैक्टिव होगा, ब्राइट कलर्ड होगा, बहुत सारे इसके कलर हो सकते हैं। कैसा होगा, ये कॉमनली जो फ्लावर्स है वो काफी थिक होते हैं, मतलब उनका जो पेटल्स है ना वही बहुत मोटा होता है, थिक होते हैं। Okay, अच्छा, ma'am. अपना कॉमन सेंस लगाइए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने यहाँ पे एक फ्लावर ए बनाया और दूसरा मैं छोटा सा यहाँ पे फ्लावर बी बना रही हूँ, ठीक है। और इसके पेटल्स भी काफी पतले हैं, तो मैं पूछूं कि ए में ज्यादा नेक्टर होगा या बी में होगा। बी में। नहीं, ए में होगा ना।
नहीं समझे? मतलब मैंने बोला मतलब ए वाला जो है इसके पेटल्स काफी थिक हैं, बहुत मोटे हैं, हम्म और बी वाला जो है इसके जो पेटल्स है काफी थिन है, पतले हैं, छोटे छोटे हैं। हम्म तो नेक्टर किसमें ज्यादा होगा? ए में। है ना, कॉमन सेंस है। यस मैम, तो हमको लगा नेक्टर था ज्यादा, हाँ, नेक्टर ज्यादा रखने की वजह से इसके फ्लोरल पार्ट्स कैसे होते हैं? लेदरी होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है, ताकि ये अबंडेंस में नेक्टर को सिक्रीट कर सके। और ओके सेंट जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाँ, गारंटी नहीं दी जाएगी। एंटोमोफिली की तरह यहाँ पे गारंटी नहीं दी जाएगी कि हाँ फ्रेग्रेंस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं इसके वो कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, मतलब वेल डिफाइंड होते हैं, पता चल रहा होता है कि हाँ भाई ये फ्लावर्स है। और बर्ड्स जो है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि लेतरी होगा, फ्लावर्स का साइज जो है वो भी काफी बड़ा होता है। कई किताबों में तो ऐसा भी लिखा होता है ये फ्लावर्स इसलिए इतने बड़े बड़े नेचर ने बनाए हैं ताकि जो छोटी मोटी बर्ड्स हैं वो इसके ऊपर लैंड भी कर सके, ऐसा भी लिखा गया है किसी किसी बर्ड में, मतलब किसी किसी बुक में, ठीक है। तो ये ऑर्निथोफिली था, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ये तो नोट पेज था, दैट इज यहाँ पे बैट पॉलिनेशन पे, किस पे हम लोग चलते हैं? बैट पॉलिनेशन पे, ठीक है। देखिए, जब हम लोग बैट पॉलिनेशन की बात करते हैं, ये थोड़ा ना बहुत स्पेशल है अपने आप में। जब भी हम लोग बैट पॉलिनेशन की बात करते हैं, देखिए, तो मैंने आपको बोला था कि कई लोग इसको क्या करते हैं, काइरोटेरोफिली भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। चेरो काइरोटेरो, और कई चेरेप्टोफिली लोग, भी बोलते हाँ, चिरप्टेरोफिली भी बोलते हैं, ठीक है। चेरेप्टेरोफिली, हाँ। यानी कि ये हो गया बैट पॉलिनेशन, बैट पॉलिनेशन, ये हो गया बैट पॉलिनेशन, ठीक है। इसके फ्लावर्स बहुत अनोखे होते हैं। जब हम लोग क्या देखना स्टार्ट करते हैं, बैट पॉलिनेशन, सारे फ्लावर्स जो हैं कैसे होंगे, यहाँ पे व्हाइट कलर के होते हैं और नाइट ब्लूमिंग होंगे। कैसे फ्लावर्स होते हैं ये? मतलब नाइट में भी ना वो चमकते हुए होने चाहिए, वो ऐसे स्पेशल होते हैं कि नाइट में भी इजीली वो किसको दिख जाए? बैट्स को। अब यहाँ पे दिखने से एक बात याद आई, जैसे मैंने कल आपको थोड़ा सा रफ में समझाया था यहाँ पे कि जो ये पॉलिनेशन है और ये जो बैट है, तो जो फ्लावर्स इसमें दिखते हैं, देख लीजिए, बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर आपको दिखेंगे, बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ये देखिए सारे नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आपको नजर आएंगे इसमें। ये देखिए जितने भी फ्लावर्स आप देख रहे हैं इसमें सारे ही ये कैसे हैं, सब के सब मोस्टली वाइट कलर के हैं, ताकि मेरे को नाइट दिख में ही नहीं रहा इनको इसमें। नहीं दिख रहा है। नो मैम, थोड़ा साइड ले, मेरा स्क्रीन छोटा है ना फोन, तुमको दिख रहा है अच्छा इसमें? अच्छा अच्छा, अच्छा लिखा हुआ नजर आ रहा है, नहीं लिखा हुआ दिख रहा है ना? यस मैम, लिखा हुआ दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए लिख ही देती हूँ। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि क्योंकि ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा मैं फटाफट लिख देती हूँ। इसमें खासियत ये है कि फ्लावर्स फ्लावर्स that are that are pollinated by that are pollinated by bats bloom at night, bloom at night, रात में खिलने वाले होते हैं, ठीक है। यस मैम। अब नेक्स्ट क्या है, इनका साइज भी बड़ा होता है, टेंडिंग टू बी लार्ज, टेंडिंग टू बी लार्ज। और अभी भी आपने देखा कि जैसे यहाँ पे ये फ्लावर है, सपोज कीजिए ऐसे, ठीक है, तो आपने नोटिस करा कि इसमें बैट जो है वो इजीली अपने माउथ को इसमें अंदर ऐसे कर सकता है, ठीक है।
तो इस फ्लावर का जो माउथ है ना वो वाइड होता है, मतलब चौड़ा होता है, ताकि इजीली क्या कर सके, नेक्टर ले भी सके और उसी बहाने पॉलिनेशन करा भी सके। ठीक है, तो टेंडिंग टू बी लार्ज वाइड माउथ, वाइड माउथ एंड पेल कलर। बहुत ज्यादा इसको अट्रैक्टिव होने की भी जरूरत नहीं है ना, रीजन क्या है मैं और आगे बताती हूँ आपको। एंड पेल कलर्ड, पेल कलर्ड, ठीक है, पेल मतलब? डल सा, लाइट बिल्कुल। ओके। हाँ, और दूसरी बात, इसको इसमें से ना राइपेंड फ्रूट की स्मेल आती है। अब किसकी? जिसकी वजह से, राइपेंड फ्रूट मतलब पके हुए फल होते हैं ना जैसे, यस तो मैम। जिसकी वजह से ना, हाँ, ये ऑटोमेटिकली उधर की तरफ ही अट्रैक्टेड होते चले जाते हैं। आप तो बता यहाँ रहे पे थे ये लिखिए, क्वेश्चन पूछता हाँ है कि हाँ हाँ, दे, किस में से पूछा जाता है ये हाँ, स्मेल दे किस? में also give off, they may also give off strong scents, strong scents। ठीक है, ये हो गया, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको। देन कोई अगर फ्लावर ऐसा है तो मैं यहाँ पे अभी भले आपको ना दिखे, मैं थोड़ा जूम कर दूंगी तो नजर आ जाएगा आपको। स्ट्रॉन्ग। सेंट्स, सेंट्स लिखा है मैंने, सेंट, SCENT। SCENTS, सेंट्स। ओके मैम, मतलब वो पके हुए फ्रूट वाला का वो नहीं लिखेगा? लिख सकते हैं, मैंने बस सेंट लिख दिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये देखिए, अब नजर आ रहा है, यस मैम। ये फिर वाला वो नेम डायग्राम दिख थोड़ा रहा है अजीब मतलब। है, भूल जाएंगे इसलिए लिंक। हाँ हाँ, ये देखिए, अब दिख रहा है दिखा ये। मैम। यस हाँ, मैम। तो इसका जैसे जो आपने यहाँ पे लिखा है वाइड माउथ, तो इसका जो माउथ है वो वाइड है ना, यहाँ पे चौड़ा है। हम्म। हम्म, अब नेक्स्ट लिखिए, मैं लिख देती हूँ जो पॉइंट आप बोल रहे हैं। these flowers these flowers release a specific release a specific ripened ripened fruit like smell, fruit like smell, है ना, जिसे हम्म। अट्रैक्ट कर सके। these flowers release a specific ripened fruit like smell, ठीक है। देन तो ये सब पॉइंट किसके हैं, बैक पॉलिनेशन के, किसके, बैक बैड पॉलिनेशन के। पॉलिनेशन। हाँ, ये अपने आप में अनोखे होते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स इसके बन सकते हैं, बहुत सारे। जैसे अब ये इसके माउथ का शेप देखिए, यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इसके माउथ का शेप है ऐसा, यहाँ पे इस तरीके से। यस मैम। और फ्लावर जो है, जो यहाँ पे ऐसे वाइड माउथ होता है, तो इसके अंदर भी जब आप देखेंगे तो इसने अपने आप को ऐसा इवॉल्व कर लिया है कि अंदर का भी शेप जो है, इसकी जो बनावट है वो ऐसी हो जाती है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में लिखने की जरूरत तो नहीं है, बट आप समझ लीजिए, वही बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अब देखिए, यस मैम। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखिए इसमें, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, एक हम लोग इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, मलेकोफिली है। इसमें इसका जो टर्म है यही काफी है, यही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दैट इज पॉलिनेशन बाय स्नेल्स एंड स्लग्स। चाहे यस तो मैम। स्नेल कराएंगे, हाँ, चाहे स्लग्स वगैरह छोटे मोटे जो है वहां पे, फिर वो कराएंगे। और इसका एग्जाम्पल जो है, दैट इज, इसके एग्जाम्पल्स में जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, एक मिनट में,
फिर से लगा देती हूँ वो वहाँ से मैं remove कर दूँ। चेरेप्टोफिली का हो गया क्या मैम, बैट वाला? हाँ हाँ हाँ, मैं पेज ला देती ओके। हूँ अगर चाहिए होगा तो। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्नेल्स का, वो तो मलेकोफिली, छोटा सा होगा और एनिमल का। हाँ बस हाँ, एक टर्म है, सीखना है आपको, दिमाग में रखना है कि हाँ इसका मतलब है क्या, होता क्या है। यस। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए मैम, देख। नहीं, ये ब्लर क्यों आया, पहले तो ठीक था ये। एक मिनट में फिर से देखती हूँ। थोड़ा सा नेट की वजह से हो रहा होगा। हाँ, मे भी हो सकता है नेटवर्क एरर की वजह से, ऐसा तो नहीं था, पहले तो काफी साफ था, क्लियर था। वही ना। चलिए, मैं तो बता ही रही हूँ क्या लिखा हुआ है, इसको रहने दीजिए। हमको ये भी नहीं पता। देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे हम लोगों के पास मेलेकोफिली, बस आपको सिर्फ ये नोट करना है, दैट इज पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। पॉलिनेशन बाय स्नेल्स एंड स्लग्स इज नोन एज मेलेकोफिली। क्या स्लग बोलते हैं हम मतलब? लोग उसको? स्लग भी मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए, इनको स्लग्स बोलते हैं हम लोग। जब भी मैं लिखवाती हूँ ना, बच्चे यही पूछते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये जो है, ये इमेजेस जो हैं, इनको हम लोग स्लग्स बोलते हैं। मैं एक जूम कर दूंगी और अच्छे से दिखेगा आपको। ये देखिए, छोटे छोटे, उसी की ही वैरायटी के ही होते हैं, बट इसके बाहर वैसी कवरिंग नहीं होती जैसा स्नेल्स में होता है। ये देखिए, अब दिख रहा है, ये नजर आ रहा है, यहाँ कर देखिए, थोड़ा सा और ये इधर दिख रहा लाइए है, मैम, ये बस। हाँ हाँ निवेदिता दिख रहा है, देखिए मैंने इतना जूम कर दिया, अब हाँ देखिए, ये हाँ देखिए, मैम, है ना, अब दिख रहा है। दिखा। हाँ, हाँ, ये स्लग है, क्या है ये? स्लग स्लग। है। इसमें अब कवरिंग नहीं इसके होता है। हाँ, बस वही है, देखा होगा आपने कई बार, तो जैसे हम लोग मूव यस कर रहे मैम। होते हैं, देखते हैं ऊपर ये चल रहा होता है। अब मैं हवा में कितना भी बताती, आपको मेरी बात ही समझ नहीं आती कि स्लग क्या होता है, क्या होता है ना। तो जब भी यस बच्चों को मैम। डाउट होता है तो मैं ये फोटो ही मोस्टली दिखा देती हूँ, ताकि बच्चों को ये समझ आ जाए कि स्लग होता क्या है ना। तो ये हो गया आपका स्लग। चलिए, यहाँ पे सेव है तो पीडीएफ में चला जाएगा आपके पास। कल वाला मैं ढूंढूंगी, पता नहीं कहाँ गया, कल का भी पीडीएफ काफी अच्छा था। ये हो गया स्लग, है ना। माई माइलोको क्या है? क्या था, सॉरी मैम। मेलेकोफिली है, मेलकोफिली जो था, मेलेकोफिली, हाँ, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स एंड स्लग्स। ये देखिए, इसको स्लग्स। हटा देते हैं। यहाँ पे ये ब्लर है, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स एंड स्लग्स, ठीक है। ओके मैम। हाँ, और एलोकेसिया वगैरह कुछ कॉमन फ्लावर्स वगैरह इसके एग्जाम, एग्जाम्पल हैं। एक लिख एक मिनट लीजिए में बस, बस यहाँ पे लिख। मैं, हाँ ब्लर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ALOCASIA, एक ही लिख लीजिए, काफी है। ओके मैम। और मिर्मेकोफिली का मतलब है पॉलिनेशन बाय एंड्स। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, बहुत ज्यादा ब्लर है ये। मिर्मेकोफिली का मतलब है, मिर्मेकोफिली या मिर्मेकोफिली का मतलब है पॉलिनेशन बाय एंड्स, दैट इज पॉलिनेशन बाय। कई बार आपने देखा होगा ना कि कुछ नेक्टर कंटेनिंग जो फ्लावर्स होते हैं, उसके पौधे पे या उसके प्लांट्स में बहुत सारी चींटियां चल रही होती है, नोटिस करा है आपने? यस मैम। मैंने तो कई बार नोटिस किया, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके फ्लावर्स के ऊपर, या फिर वैसा आपने देखा होगा, बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, एंड्स या चींटियां जो है वो चल रही होती है, ठीक है। यस मैम। चलिए, एक एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, तो बहुत ज्यादा ये नहीं पूछा जाता, बट टर्म ही काफी है इसका, तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उसको बोला जाता है अल्पाइन, दैट इज अल्पाइन नेल वर्ट, नेल वर्ट। अच्छा, इस पॉलिनेशन में और कुछ रिमेनिंग तो नहीं है?
नो मैम, बस एनिमल हाँ, बाकी है शायद। एनिमल्स में उसको इसलिए हम लोग अलग से नहीं करते, रीजन क्या है मैं बताती हूँ। देखिए, यस मैम। होता ये है कि जब हम लोग जूफिली का जिक्र करते हैं, जूफिली, ठीक, जूफिली में मैंने आपको सिखाया है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एनिमल्स, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स जब पॉलिनेशन कराएंगे, पता चला कि एक फ्लावर था यहाँ पे और दूसरा फ्लावर यहाँ पे है। तो इस फ्लावर का अगर यहाँ पे स्टिग्मा है ये, तो इसके ऊपर पॉलन ग्रेन कहीं से लैंड किया, मतलब ये इसी की स्पीशीज का है, इसके एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन यहाँ तक गया। बट हम हम्म। एजेंट का पता नहीं लगा पा रहे हैं कौन सा एजेंट है, लेकिन इतनी गारंटी है कि इसका जो पॉलन ग्रेन है उसको विंड यहाँ से उड़ा के यहाँ तक लेके नहीं जा सकता, पानी में तो है नहीं है। तो हम लोग कहते हैं हम्म। कि अच्छा इसको ना किसी और एनिमल ने पॉलिनेट करा दिया होगा। मेरी बात समझ आई? तो हम लोग उसके यस लिए मैम। टर्म यूज करते हैं जूफिली। हम लोग उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? तो जूफिली फिर का हम लोग टर्म जो है, हाँ, वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब ओके मैं मैम, समझ आगे गई। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो आगे है बढ़। स्ट्रक्चर ऑफ पॉल, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पे मूव करूँ। यस मैम। चलो, थोड़ा सा तो मैंने बताया भी था, थोड़ी सी डिटेलिंग और करनी है, ठीक है। जैसे ही हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन देखना स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, देखिए, ये हालांकि मैंने आपको बता भी रखा है, बट तो जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, ये देखिए, पॉलन ग्रेन्स में जो एक्सटर्नल लेयर है बहुत ही फाइन तरीके से, बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का एग्जाइन दिख रहा है। ये देखिए, दिख रहा है बाहर, सबसे बाहर, सबसे जो बाहरी लेयर है दैट इज एग्जाइन। एक्साइन। हाँ, तो आई थिंक मैम जनरली आप जितने, बता दिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अच्छा हो गया है। एक सेकंड चेक कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन हो गया है। जर्म पोर एक्साइन। हाँ हाँ। चलिए वेजिटेटिव ठीक है, सेल। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल सारा हो गया है। यस मैम। और बस ये पढ़ना था कि मतलब इसी में जब ये टूट जाता है तो मतलब ट्रिपल फ्यूजन जो बोले थे आप, वो पढ़े थे। अच्छा अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन, हाँ वो हो गया ना। हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन। वो तब तो भी काफी सीखना है, ज्यादा हो ग्रास में गया। होता है ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा, देखिए, तो उसके बाद ना इस चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजी रह रही है, यहाँ पे ये सब मैंने मतलब आपको एक बता मिनट दिया है। मैम, मेरे को ये पूछना है, जनरेटिव सेल या जनरेटिव सेल ही टूट जाता है या वेजिटेटिव सेल ही टूट जाता है, ऐसा कुछ था, हमको ठीक से याद नहीं। देखिए, नहीं, वो जो पार्टिसिपेट करेगा ना, हाँ एक मैं चीज आपको याद दिलाती हूँ। देखिए, जब मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन सिखाया था, क्या सिखाया था? हाँ। डबल फर्टिलाइज। डबल फर्टिलाइजेशन, एक डाउट है, वो काफी बच्चों को होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है, मैंने आपको दो फेनोमेना बताया था, राइट? सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट फेनोमेना इज सिनगेमी एंड सेकंड फेनोमेना इज
ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल, हाँ। अब जो सिनगेमी है ना, इसका दूसरा नाम है, और इसी सिनगेमी का दूसरा नाम क्या है? जेनरेटिव। जाइगोट, सॉरी, जनरेटिव। हाँ, इस जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और रीजन ऊपर क्या है वाले मैं का बताती वेजिटेटिव है ना? हूँ। नहीं, ट्रिपल, वेजिटेटिव यूज ही नहीं करेंगे। नहीं समझे, ओ वेजिटेटिव ट्रिपल इधर यूज फ्यूजन ही नहीं करेंगे। ओके। रीजन क्या है कि वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये तो आगे जाके सिर्फ पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा, तो बस। और ओके। जनरेटिव न्यूक्लियस जो है या जनरेटिव सेल जो है, यही जाके फर्टिलाइजेशन के फिनोमेना में भाग लेगा, जिसकी वजह से सिनगेमी का मतलब मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था, when one male gamete fuses with one प्लस egg, वन right? एग, यस सर। हाँ, और इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज जाइगोट। जाइगोट 2n। डिप्लॉयडी विल बी 2n, यानी डिप्लॉयड। यस और मैम। ट्रिपल फ्यूजन तो खैर अनोखा ही अपने आप में। ट्रिपल फ्यूजन क्या है? यहाँ पे वही शुरू में क्या था, अभी भी जो जनरेटिव सेल आया ना, ये इसको देखो, ये जो आया ना यस मैम। जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, ये 2pn। जनरेटिव हाँ, तो ये स्प्लिट कर जाता है, और स्प्लिट करके एक मेल गेमेट यहाँ रह गया, और दूसरा जो मेल गेमेट है ये फ्यूज कर रहा है किसके साथ? टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ। टू यस मैम। पोलर न्यूक्लियर के साथ। न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट इज एंडोस्पर्म। हाँ, इसका प्रोडक्ट हो एंडोस्पर्म जाएगा बनता है, 3n हो जाएगा ये। एंडो, हाँ, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। एंडोस्पर्म, दैट इज 3n। हाउ इट बिकम्स 3n? यहाँ n हो गया, और यस इसकी मैम, यहाँ प्लॉइडी होगी 2n। 2n, n प्लस 2n इज इक्वल टू 3n, ठीक है। यस मैम। चलिए, तो इसका मतलब काफी डिटेल में, और डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह भी जब मैंने करा दिया है, तो जो कुछ टर्म्स है यहाँ पे, जैसे मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, ये सब बचा हुआ था, है ना? ये हाँ सब तो नहीं कराया ना शायद। मैंने, नो मैम। ये सब। हाँ, फिर तो चैप्टर एंड ही है, ज्यादा नहीं बचा हुआ था। चलिए देखिए, आगे मूव कर रही हूँ मैं, जो भी जहाँ तक हो ही गया, तो देखिए, जब हम लोग पिस्टल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पिस्टल की। पिस्टल का मतलब है कि आप देखना चाह रहे हैं यहाँ पे स्टिग्मा प्लस स्टाइल यस मैम। एंड प्लस ओवरी। तो ऐसा हो सकता है कि ये रहा, मैंने लिख दिया स्टिग्मा, दैट इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। ये स्टिग्मा जो है वो पॉलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? स्टाइल है, जिसके अंदर पॉलन ट्यूब मूव करता है। यस और मैम। ये तो सोलन पोर्शन ओवरी है, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो पिस्टल है, ऐसा जो पिस्टल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें दो बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी दो बातें हो सकती हैं? कि पिस्टल जो है ये मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है, मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, ठीक है। मोनोकार्पेलरी का मतलब हो गया कि जब गाइनोशियम के पास एक ही पिस्टल सिंगल प्रेजेंट हो। पिस्टल जो होता है। हाँ, हाँ, द गाइनोशियम, द गाइनोशियम मैम मैम में एक सेकेंड। हाँ, मोनोकार्पेलरी सिंगल पिस्टल, और मतलब उसमें सिर्फ सिंगल पिस्टल होता है। और हाँ, मल्टी हाँ, हाँ, कार्पेलरी हाँ, होता है मोर देन वन पिस्टल, जो एपोकार्पस होता है हम्म, और साइनोकार्पस होता है। हम्म, एपोकार्पस मतलब पिस्टल फ्री, और फ्री फ्री, साइनोकार्पस हाँ, मतलब पिस्टल फ्यूज टुगेदर, फ्यूज होता है वो। हम्म, ये आप बता हम्म, चुके हैं, हमको याद आया। अच्छा ठीक है। मे कंसिस्ट
ऑफ, ये लाइन पूरी कर देती हूँ, मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टन। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज ध्यान से नोटबुक में देख के बताइए। नहीं, मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस भी बता रखा है आपको, जिसमें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट था। एक बार नोटबुक में देखिए ध्यान से। नो मैम, ये आप नहीं बताया शायद। देखिए हाँ, ध्यान से। मेगास्पोरिक डेवलपमेंट है। हाँ, है ना, मैंने बता रखा है, मल्टी कार्पेल्री। यस मैम, बता दें। चलिए, और यहाँ मल्टी कार्पेल्री की कंडीशन में क्या है? मोर देन वन हम लोग पिस्टन। अभी ठीक है। शायद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोन्स एम्ब्रियो, शायद स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिल। अच्छा ठीक पोस्ट है, लास्ट में। फर्टिलाइजेशन इवेंट बाकी था मैम, याद आया। अच्छा ठीक है, ठीक है, मोर देन डबल वन पिस्टन। चल, फर्टिलाइजेशन हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बाकी है। और हम लोग को एम्ब्रियो पढ़ना है। उसके बाद फिर डाइकोटिलेडोन के बारे में और मोनोकोट और डाइकोट के बारे में पढ़ना है। हाँ, चलिए ठीक है। बस यही है, देखिए, 4-5 टॉपिक है। तो फटाफट हम लोग करते हैं ट्रू। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये तो नहीं करा रखा मैंने। नो मैम, ये नहीं करा रखे हैं हम। ठीक है। ट्रू हम फ्रूट लोग ये सब चलते हैं। लास्ट में पढ़ेंगे ना मैम। हाँ, पोस्ट। फॉल्स फ्रूट ये सब के बारे में, हाँ, पार्थोकार्पस, पोस्ट फर्टिल कार्पिक। हाँ, पोस्ट चलो, अभी फर्टिलाइजेशन। हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या समझते हैं बताइए? हैं। अगर मैं पोस्ट आपको लिख दूं यहाँ फर्टिलाइजेशन पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसका मतलब क्या है? सोचिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस टर्म को। मतलब एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो जो बनता है, पता नहीं मैम। अच्छा, पोस्ट मतलब क्या होता है? बीच वाला, नहीं, ऐसा कुछ। पोस्ट मतलब बाद में होता है। पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद वाला। बाद में, हाँ। मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसका आफ्टर मतलब है, फर्टिलाइजेशन। हाँ, कि अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, अगर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, तो उसमें सबका क्या होगा? कुल मिला के क्या बोलने का मतलब है? फटाफट मैं अपना टाइम सेव करती हूँ, डायग्राम लगाती हूँ मैं ओव्यूल का, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि अच्छा आखिर जो मैम, मैं आपने। बोलूँ 1 मिनट। वो बोलिए। जो बच जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, फ्रूट या ओव्यूल का पार्ट, उसको डेवलपमेंट होके सीड बन जाता है, ऐसा कुछ। हम्म, हम्म, हम्म। फ्रूट एंड उस ओव्यूल डेवलप्ड इनटू द सीड। हाँ, ये तो इन शॉर्ट मैंने बताया था आपको, मुझे याद आ रहा है ना। देखिए, हाँ हाँ। इसके जो एक एक पार्ट है, इस ओव्यूल को अगर हम लोग एनालाइज करना स्टार्ट करें, यहाँ पे एक ओव्यूल का हम्म स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। हम्म और ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि आखिर इसके हर एक पार्ट का क्या होता है। हर एक पार्ट का मतलब, अगर यहाँ पे ये जो इंटेगमेंट्स हैं तो इनका क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको सिनर्जिट्स दिख रहे थे एग के साथ, याद आया, इसका क्या होगा? माइक्रोपाइल का क्या होगा? ट्यूनिकल का क्या होगा? हाइलम का हम्म। क्या होगा? एंटीपोडल्स का। मतलब समझ आया? जब यस हमने मैम। फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा, तो फर्टिलाइजेशन इवेंट देखने के बाद उसके बाद भी तो कुछ होना चाहिए, है ना। तो हम्म एक्चुअल में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, उसमें हम किसी एक चीज की पढ़ाई नहीं करेंगे। तो हम्म बोला जाता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट fertilization post fertilization post fertilization is a series of events, is a series of events series of events that that takes place that takes place after fertilization। अब पोस्ट है तो आफ्टर ही लिखेंगे, बिफोर तो लिखेंगे नहीं, है ना, आफ्टर। यस मैम। हाँ,
fertilization. After fertilization, then क्या करने के लिए? टू डेवलप a seed from an ovule. और क्या बनेगा इससे? एंड अ फ्रूट फ्रॉम एन ओवरी. बाकी मैं इस डायग्राम में ही बताऊंगी टाइम सेव करने के लिए, समझ आ जाएगा आपको. फ्रॉम एन ओवरी. ठीक है, अब देखिए फटाफट इसमें हम लोग समझते हैं. ये एंटीपोडल्स है ना, यहाँ पे एंटीपोडल्स आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जो 3 एंटीपोडल्स थे. ठीक है, यस मैम. एंटीपोडल्स जो हैं ये डीजेनरेट कर जाते हैं. आपके पास जहाँ डायग्राम है वहां पे मार्क कर सकते हैं, तो बना के कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो लिख लीजिएगा. एंटीपोडल्स डीजेनरेट हो जाएंगे, मतलब जो फ्रूट बनने वाला है उसमें ये खप जाएंगे. ठीक. अब यहाँ पे आपको फ्यूनिकल दिख रहा है. क्या दिख रहा है? फ्यूनिकल दिख रहा है. हाँ, होता ये है जैसे मान लीजिए पी आप मटर देखते हैं. ठीक है, तो ऐसे ये लगा हुआ है ना, ये दाने जो ऐसे लगे हुए हैं, तो ये वाला पार्ट क्या है? फ्यूनिकल है. तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो फ्यूनिकल में हम लोग इसके लिए लिख रहे हैं कि एरो थोड़ा नीचे चला गया है, इसको मैं सही करती हूँ. फ्यूनिकल जो है यहाँ से. ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टॉक ऑफ सीड may be left or broken. Left or broken. ठीक है. सिनर्जिट्स है यहाँ पे, सब आप समझ रहे हैं, समझा हुआ है सब कुछ आपका. ये सिनर्जिट्स भी क्या होंगे? डीजेनरेट कर जाएंगे. सिनर्जिट्स भी क्या करेंगे यहाँ पे? डीजेनरेट. अब आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. इसमें 2 बातें होंगी. न्यूक्लियस जो है इसमें 2 बातें होंगी. पहला केस में यहाँ लिखूंगी, दूसरा केस में यहाँ लिखूंगी. न्यूक्लियस क्या है? या तो आप इसको डीजेनरेट कराइए, अगर डीजेनरेट हो गया तब तो कहानी खत्म, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं. डीजेनरेट, और अगर ये डीजेनरेट नहीं हुआ तो ये नीट का क्वेश्चन बन जाता है. इफ परसिस्ट, अगर ये परसिस्ट कर गया तो इसका नाम जो है वो पेरिस्पर्म हो जाता है. PERISPERM, इसका नाम पेरिस्पर्म हो जाता है. और इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, जो घर में आप गोलकी यूज करते हैं ना, गोलकी काली मिर्च जिसको बोलते हैं. ये इसका एग्जांपल है, आप ढूंढ लीजिएगा, आपको नीट के पास्ट ईयर क्वेश्चन में जरूर मिल जाएगा. उसको हम लोग ब्लैक पेपर बोलते हैं, PEPPER. ये इसका क्लासिक एग्जांपल है. ठीक है, एक्सेल पे आइए. ये सब हम लिख सकते थे एक लाइन करके, बट क्या फायदा लिखने का जब आपको बातें मेरी समझ आ रही है ना. एक्सेल जो है ये आगे जाके क्या कर रहा था? मेल गैमेट से फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बना रहा था, याद आया? यस मैम. क्या कर रहा था? जाइगोट बना रहा था. और जाइगोट ही आगे जाके क्या करता है? एम्ब्रियो बनाता है. क्या करता है ये? एम्ब्रियो बनाता है. अब एम्ब्रियो सैक तो खैर कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया ना, ये एम्ब्रियो सैक तो इस ऊपर वाले को पूरे को बोला जा रहा है ना. अब
यहाँ पे इंटेगुमेंट्स जो है एक ही बार में लिखा जा रहा है, आउटर और इनर करके नहीं बताया जा रहा, तो मैं यहाँ थोड़ा ऊपर करके लिख देती हूँ। ये बाहरी साइड जो है, मैं इसको एरो यहाँ लेके जाती हूँ, थोड़ा नीचे जाएगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हो गया आउटर इंटेगुमेंट। आउटर, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आउटर। आपने ना सीड में जैसे चना है, मटर है, उन सब में आपने देखा होगा कि दो, एक तो बाहर वाला छिलका हटाया आपने, बाहरी कवरिंग है, तो आउटर इंटेगुमेंट जो है ये आगे जाके ट्रांसफॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा, TESTA। विद इन ब्रैकेट मैंने लिख दिया आउटर, आउटर सीड कोट। और जब आप उसको हटाते हैं ना तो उसके अंदर में काफी पतला, काफी थिन सा, बहुत पतला, ठीक है, एक और कवरिंग होती है, उसको हम लोग टेगमेंट बोलते हैं। तो ये अंदर वाले को, इनर वाले को यहाँ लाइन डाल के इधर लेके जाइए। इनर इंटेगमेंट जो है, इनर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, ये हो गया, दैट इज टेगमेंट, TEGMEN। टेगमेंट का मतलब हो गया इनर सीड कोट। ये क्या हो गया, इनर सीड कोट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? मतलब सीड का अंदर वाला ही, हाँ, ये छिलका बनाने का काम करता है, ठीक है। देन सिनर्जिड्स का तो हमने लिख ही दिया। माइक्रोपाइल आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये सीड्स में होल्स की तरह नजर आता है, बताया भी था मैंने आपको, ये याद है मुझे? यस मैम। appear they appear as a hole in seeds। हो गया? तो ये सब क्या है, ये सब कुछ है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबके ऊपर एक 5 मार्क्स का नोट आता है, बन सकता है, इजीली बन सकता है। रीजन ये है, ईच एंड एवरी पार्ट के बारे में आप सीख रहे हैं कि सबका होता क्या है। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है, सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाती हैं, तो सारे प्रोसेसेस के कंप्लीट होने के बाद आखिर इनका होता क्या है। और कुल मिला के हम ऐसा बोलते हैं कि, ये भी मैंने आपको एक पेज पे लिख रखा था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से काउंटलेस क्वेश्चन है नीट के एग्जाम के। हो गया? चलिए आगे चलिए। यस मैम। फाइनली जो स्टोरी है वो ये है कि, ये मैंने आपको बता रखा है, आप खुद ही बोलेंगे बताया हुआ है, कि ये जो है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। तो इन सब में है क्या कि यहाँ पे जो ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल है, इसके अंदर क्या अभी अभी पढ़ा आपने, ओव्यूल है, पढ़ी रहे इतने दिल से। और इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, 3 एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग एंड 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। इसका जो बाहरी ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल जो है बाद में मेच्योर होके पेरिकार्प बनाने का काम करता है, पेरिकार्प बनाने का काम करता है, ठीक है। देन इसका ये जो ओव्यूल जो है, इसके अंदर ओवरी वॉल के अंदर जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल क्या करेगा, यहाँ पे ओव्यूल जो है ये सीड बनाने का काम करेगा, ठीक। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ओवरी प्लस ओव्यूल, मतलब ओवरी वॉल प्लस ओव्यूल इज इक्वल टू ओवरी। याद है, मैंने आपके नोटबुक में बता रखा है। यस मैम। दैट इज ओवरी, है ना। एंड पेरिकार्प प्लस सीड, सीड मुझे थोड़ा इधर लिखना चाहिए था, पेरिकार्प के साथ जब आप सीड को ऐड कीजिएगा, दैट इज फ्रूट। तो
जिसकी वजह से फ्रूट की एक ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है वो ये निकल के सामने आती है कि राइपेंड ovary is known as ripened ovary is known as फ्रूट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? फ्रूट बोलते हैं। फ्रूट। हाँ, इज नोन एज फ्रूट, उसको हम लोग फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस है यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ जाके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इसके बाद एक जो टर्म आता है जिसमें डिटेलिंग करी जाती है, हम इसको डिटेलिंग भी बोल सकते हैं। कई बार एंडोस्पर्म जो है इसके बारे में जब आप डिटेलिंग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास और दो टर्म्स आते हैं, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। याद है आपको? एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स वो किस बेसिस पे बनाया गया है? सो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंडोस्पर्म, क्या लिख दूं मैं? ये मेन बहुत एंडोस्पर्म। मतलब अच्छा टॉपिक है ना इंडस। हाँ, नहीं बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, ठीक है। हाँ। अब इसकी कहानी क्या है, स्टोरी क्या है? एंडोस्पर्म के साथ दो बातें हो सकती हैं। दो बातें होने का मतलब है कि अगर एंडोस्पर्म बचे ही ना, नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, जब रेसिडुअल एंडोस्पर्म बचे ही नहीं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको टर्म देते हैं। टर्म क्या दिया जाता है? बोला जाता है इसको नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स और एक्स एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, गेट से उठाओ ना। एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। दूसरी एक कंडीशन है कि हाँ, एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है इसका टी, ग्राउंडनट, ग्राउंड पापा पे कितना भरोसा चला है। बंद करो ना गेट हमेशा जाके। ग्राउंडनट, ठीक है। देन है यहाँ पे एक दूसरा केस, क्या बचेगा यहाँ पे? अगर रेसिडुअल एंडोस्पर्म है, अभी सब कुछ बोलिए। एक सॉरी मैम। यहाँ पे अगर एल्ब्यूमिनस सीड क्या है, अगर इफ seeds if seeds retain if seeds retain होगा यहाँ पे, if seeds retain, क्या रिटेन करेगा ये? रेसिडुअल एंडोस्पर्म, रिटेन रेसिडुअल एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। मैम नन मैं एल्सिड और ईएक्स मतलब एग्जांपल और हाँ, इजी। देखिए मैं फिर से बता देती एक्स हूँ आपको। एक्स लिखा हुआ है, ईएक्स लिखा हुआ है या? हाँ, ये एक्स एल्ब्यूमिनस है और नीचे एग्जाम्पल है। अच्छा अगर ओके मैम। एंडोस्पर्म पूरा खर्च हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसके लिए हम लोग टर्म देते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। और अगर ये ओके बचा हुआ रह गया, हाँ, अगर ये बचा हुआ रह जाए तब हम लोग इसको टर्म देंगे एल्ब्यूमिनस सीड्स। एल्ब्यूमिनस उल्टा हो गया इसका, एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। मतलब ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया जाता है, अगर इसको हम साधारण भाषा में बोले तो। एग्जाम्पल है इसका आपके पास, दैट इज wheat,
मेज, मेज, wheat maize, barley, wheat maize, barley, castor, कितने सारे एग्जाम्पल है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक्स थे, ये आपने आज की क्लास में करे हैं। इसके आगे जो कंटिन्यूएशन है वो हम लोग, कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में? स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। तो शॉर्ट में बता दीजिए ना, इधर से सब आ जा रहा था तो ध्यान हट। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए मैंने आपको अभी अभी ये बताया कि एंडोस्पर्म की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर किसी सीड में, अगर किसी सीड में, ठीक, जैसे आपने, आपके घरों में मटर आता है, ग्राउंड नट देखा है आपने, ठीक है, तो उसमें एंडोस्पर्म का थोड़ा भी हिस्सा, थोड़ा भी पार्ट बचा हुआ नहीं होता है। रीजन क्या है? सब खप गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में खर्च हो गया। बात समझ आई? तो वैसे सीड को हम लोग बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। और अगर सीड में एंडोस्पर्म बचा हुआ है, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, ठीक है, अगर उसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो उसको हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं। अब क्लियर है? यस मैम, समझ और गए। इसके बहुत कॉमन से एग्जांपल है, जैसे व्हीट है, मेज है, बार्ली है, कैस्टर है, ये सब एग्जांपल है, ठीक है। ओके, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब तो नहीं कोई डाउट? नो, थैंक यू मैम।